हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलिगस नंबर 1 कॉमर्स चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस के सेकंड चैप्टर में। टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या दी हुई है कि अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपीचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। देखिए, इसी की डेफिनेशन में सब कुछ, उसके फीचर्स वगैरह सब कुछ डिस्क्राइब कर दिए गए। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे आपको पूरा जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने ओनर के नाम से नहीं जानी जाती है, उसका खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है, जो कि हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन कहलाई जाती है कंपनी। तो सेम वही है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। और क्या होता है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब कि क्या, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है उसका, कि वो अपना, उसका अलग रजिस्ट्रेशन होता है, उसके अलग नाम से उसके मेंबर्स होते हैं, सारी चीजें उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कि उसके ऊपर कोई केस करेगा तो कंपनी के नेम से ऊपर केस करेगा, या किसी को कुछ कंप्लेंट है तो वो कंपनी के नेम से होगी, ना कि उसके ओनर के नेम से, क्योंकि उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। फिर उन्होंने बोला कि क्या है वो, परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का हमने मीनिंग बहुत बार पढ़ चुके हैं, कई बार हम बिजनेस में, कि क्या होता है परपीचुअल सक्सेशन। मतलब कि वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, बिजनेस चलता रहता है, उसके मेंबर के एग्जिट या एंटर होने से बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कोई किसी मेंबर की डेथ हो गई बाय चांस, या कोई मेंबर एडअप हुआ है, अब उसके अंदर इन हुआ है, तो उससे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजनेस जो है सक्सेसफुली रन करता ही रहेगा। तो इसलिए हम उस वर्ड को क्या बोलते हैं, परपीचुअल सक्सेशन। और लास्ट इन्होंने क्या बोला कि क्या होती है उसकी कॉमन सील। आपको पता है हर कंपनी कॉमन सील होती है। आप जैसे अपने कोचिंग ले लो, अपना कॉलेज ले लो, अपने स्कूल्स ले लो, हर चीज की क्या होती है, एक कॉमन सील होती है। क्यों? क्योंकि उनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेम जॉइंट स्टॉक कंपनी की भी क्या होती है, कॉमन सील होती है। जो कि जैसे कि आपको एक फॉर्म भरना है, उनको कोई आपका एग्रीमेंट हो रहा है, तो वो उस सील से, ये एक साइन होता है, वो कंपनी का एक सील होती है कि हाँ भाई ये जो है इस कंपनी का सील है, इस कंपनी का एग्रीमेंट है। तो हमने इस डेफिनेशन क्या पढ़ी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपीचुअल सक्सेशन होता है, और क्या होता है, कॉमन सील। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। पूरा जो आप पढ़ चुके हो उसी चीज को बस उन्होंने दोबारा से बताया है, अलग नेम से, जॉइंट स्टॉक कंपनी के नेम से। बस कुछ फीचर्स इसके अंदर एडअप हो गए जो आपने अब तक पढ़े हैं। सबसे पहले हमने इसका फीचर क्या देखा, आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। आर्टिफिशियल पर्सन आपको समझ में आ गया कि क्या होता है इसका। एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन ही ट्रीट करा जाता है इसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब आप क्या बोलते हो, जैसे रिलायंस है तो क्या बोलते हो, भाई रिलायंस से मैं लेके आई हूँ, या मैं रिलायंस से मैंने खरीदा है। ना कि ये बोलते हो कि भाई मैंने अंबानी से खरीदा है ना। क्या आप अमूल का कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो अमूल बोलते हो, ना कि आप उसके ओनर का नेम बोलते हो। क्यों? क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद में वो अलग है। इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसका एग्जिस्टेंस भी एक सेपरेट होता है, ओनर के नेम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जिस्टेंस इसका पूरा लीगली अलग रहेगा, एक लीगल पर्सन होता है। ये कोई नहीं बोल सकता कि नहीं भाई, हाँ रिलायंस कोई कंपनी है, कोई इंसान थोड़ी नहीं है, आप कैसे उस पर केस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसी वजह से उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। और परपीचुअल सक्सेशन हमने पढ़ा कि क्या होता है, कि किसी के एंटर या एग्जिट होने से बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अपने उसी तरह से रन करती ही रहती है, चलती रहती है, मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होना जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंपलसरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। किसके अंदर होता है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, अपनी कंपनी को। ओके, कुछ भी इसमें नहीं है, सिंपल आप रजिस्ट्रेशन कराओ। फिर क्योंकि हमने जैसे कि बिजनेस वगैरह में देखा तो उसमें क्या था, रजिस्ट्रेशन एज सच कुछ वो नहीं था कि भाई आपको कराना ही कराना है ना, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है, आपको कराना ही होगा अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। फिर कॉमन सील हमने पढ़ ही लिया कि कॉमन सील क्या होता है, हर कंपनी का अपना एक स्टैंप होता है, अपने एक सिग्नेचर साइन होता है, जिसमें वो अपना कुछ भी सील वगैरह, कुछ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होना होता है तो उस पर अपना स्टैंप देती है। हर कंपनी का अलग अलग होती है। फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब क्या हुआ, शेयर्स जो है इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कि शेयर्स क्या होते हैं। सिंपली शेयर्स क्या होता है कि जो कंपनी की कैपिटल है उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। सिंपल, फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है
कि कोई कोचिंग है मेरी, तो कोचिंग को मैंने कंपनी बना दिया है ना। अब क्या हुआ, मैंने उस कंपनी के अंदर कितना कैपिटल लगाया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख का कैपिटल लगाया, तो मेरी कैपिटल कितनी 10 लाख। अब उस 10 लाख को अगर मैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मान लो 100 या 1000, तो वो स्मॉल पार्ट्स क्या बोले जाएंगे, शेयर्स बोले जाएंगे। तो उसको हम स्मॉल यूनिट ऑफ अ कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसफरेबिलिटी होती है, मतलब इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, कि जो इंसान उस कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, उसको इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे, उसको मेंबरशिप मिल जाएगी, वो ओनर बन जाएगा। और ट्रांसफरेबिलिटी में और एक क्या चीज होगी, अब क्योंकि ट्रांसफरेबल बोल रहे हैं, कुछ टाइम बाद मुझे उस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, या मुझको इतना प्रॉफिट नहीं है, या मुझे कुछ कैश की जरूरत पड़ी है, तो हम सेल भी कर सकते हैं किसी और पर्सन को, और अपनी मेंबरशिप को हम खत्म कर सकते हैं। ओके, तो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इंसान आके खरीद सकता है, कोई भी इंसान इसको सेल आउट कर सकता है, बाइंग एंड सेलिंग बहुत इजीली होता है। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसका मतलब आपको अभी समझ में आया होगा। अब वो बोल रहे हैं क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब आप बोलोगे कि जो ओनर होता है वही तो कंट्रोल करता है, होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ओनरशिप के अंदर और कंट्रोल के अंदर। अब ओनर कौन होते हैं, मैंने बताया ओनर तो शेयर होल्डर्स ही होते हैं, यही लोग ओनर कहलाए जाएंगे कंपनी के। तो ये लोग क्या करते हैं, ओनर्स, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी खरीदा, अब आप ओनर वगैरह बन गए, आपने उसके अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, फिर शेयर होल्डर्स क्या करते हैं कि शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं और एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। वो डायरेक्टर सारी चीजों को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, पूरी कंपनी को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, बट उसको इलेक्ट कौन करता है, शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर। तो इसी वजह से यहाँ क्या कहा जाता है कि ओनरशिप और कंट्रोल दोनों अलग अलग चीज हैं, ओनर कोई और होगा, कंट्रोल उसको कोई और करता होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्टर जो काम करते हैं वो सिर्फ अपने हिसाब से नहीं, वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को, परसेप्शंस को देख के ही डिसीजंस लेते हैं, बट शेयर होल्डर खुद से कोई डिसीजन लेते हैं, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर कंट्रोल एंड मैनेज करते हैं कंपनी को। ओके, एंड लास्ट वन हमने क्या देखा, लिमिटेड लायबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी कि मैंने अगर किसी कंपनी के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है 100 रुपीज का, तो मेरी लायबिलिटी भी तो सिर्फ 100 रुपीज तक ही रहेगी, है ना भाई। जितना मैंने कंट्रीब्यूशन किया है उसी हिसाब से मेरी लायबिलिटी होगी, कि अगर कुछ कंपनी को जरूरत पड़ी तो हम कितना पैसा देंगे, सिर्फ 100 रुपीज ही देंगे। ऐसा तो नहीं है कंपनी मुझसे 1000 रुपीज मांगने लगे, 10,000 रुपीज मांगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई कंपनी नहीं मांगेगी। जितना आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, जितना आपने शेयर्स लिए होंगे, जितने अमाउंट के आप मेंबर होंगे उस कंपनी के, आपकी लायबिलिटी भी उतनी ही रहेगी। इसी वजह से कहा जाता है क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल से फीचर्स थे, अगर आप डेफिनेशन पढ़ लोगे तो उसके फीचर्स आ गए आपको, उसी में ही याद हो जाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपीचुअल सक्सेशन होता है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, हर कंपनी का कॉमन सील होता है, इजीली आप शेयर्स को ट्रांसफर करा पाते हो, और ओनरशिप एंड कंट्रोल अलग अलग चीजें होती हैं। ओनरशिप किसके पास रहती है, शेयर होल्डर्स के पास, और कंट्रोल कौन करता है, डायरेक्टर्स करते हैं। एंड लास्ट वन क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, आगे हम और डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स क्या होते हैं एंड डीमेरिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मेरिट्स की तरफ देखते हैं कि मेरिट्स क्या होते हैं, कि लिमिटेड लायबिलिटी, ये हम फीचर्स में पढ़ चुके। क्या होता है कि इसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, जितना वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, जितने उनके शेयर्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनकी लायबिलिटी होती है। एक्सेसिव लायबिलिटी नहीं होती, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। ओके, सेकंड क्या है, परपीचुअल एग्जिस्टेंस, ये भी हम पढ़ चुके फीचर्स में, कि क्या होता है कि किसी के मेंबर के आने से या जाने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इजीली रन होती रहती है, अपना काम चलता रहेगा, कोई भी पार्टनर आए, कोई भी शेयर होल्डर आए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी मेंबर्स एडअप हो जाए, कितने भी एग्जिट कर जाए, कंपनी वैसे ही रन करती रहेगी। ओके, फिर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर होता रहता है। कि सिंपल मतलब क्या है कि मान लिए आपने क्या करा कि किसी भी कंपनी का आप इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, सारी चीजें कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है, आपको क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और क्या होगा कि आप मान लिए एक कोई शेयर होल्डर चला गया, तो उससे क्या होगा, दूसरा शेयर होल्डर आ जाएगा, उसका इंटरेस्ट होगा। एंड सेकंड थिंग क्या होता है, शेयर होल्डर अपना इंटरेस्ट बताते हैं कि क्या, जैसे शेयर होल्डर सबसे पहले कंपनी में ओनर का कौन आता है, शेयर होल्डर आते हैं। शेयर होल्डर अपना इंटरेस्ट किसको बताएंगे, डायरेक्टर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को। वो बताएंगे कि भाई हमको इतना प्रॉफिट कमाना है, इतना हमको इस साल अपना
रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, आपका प्रॉफिट चाहिए। डायरेक्टर्स किसको अपॉइंट करते हैं? अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज वगैरह को। वो ये इंटरेस्ट किसको ट्रांसफर करेंगे? अपने एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को। वो इस हिसाब से सारा काम करेंगे कि जो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट पूरा होता है। तो ट्रांसफर, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट ट्रांसफर होता जा रहा है। शेयर होल्डर का इंटरेस्ट था प्रॉफिट अर्न करना, शेयर होल्डर ने डायरेक्टर को बताया, डायरेक्टर ने अपने एम्प्लॉयज को उसके अकॉर्डिंग वर्क करने को गाइडेंस दी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए ग्रोथ और एक्सपेंशन बहुत इजीली हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल होता है। क्या होता है कि ये लोग बहुत बड़े अमाउंट पे खोला जाता है, छोटा मोटा बिजनेस तो होता नहीं है इन लोगों का। तो इन लोगों के पास क्या होता है? कैपिटल काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से इन लोगों का प्रॉफिट भी बहुत ही ज्यादा ह्यूज होता है। प्रॉफिट ये लोग बहुत ज्यादा ह्यूज करते हैं, तो इन लोगों की रिटेन अर्निंग भी काफी ज्यादा रहती है। तो कभी भी उनको अगर ग्रोथ की जरूरत पड़ रही है या किसी एक्सपेंशन की जरूरत हो रही है, अपना बिजनेस और आगे फैलाना है और आगे बड़ा करना है, प्रोडक्ट लाइन और बढ़ानी है, तो उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं होती। इजिली वो अपने रिटेन अर्निंग्स के सबके थ्रू वो अपना इजिली कर लेते हैं, उनको इतना सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज उनका जो है ऑलरेडी ही प्रॉफिट इतना लार्ज अमाउंट में होता है कि वो आराम से कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे मेरिट्स में ये बोला भी है कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल होता है, रिसोर्सेज, फाइनेंस ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो वो क्या करती है, अब जो हम जनरल पब्लिक होते हैं वो उनसे फंड रेज करती है बाय इशूइंग दी शेयर्स। ये तो हमने देखा था, शेयर्स इशू करेगी, शेयर हम लोग परचेज करेंगे जनरल पब्लिक, और उसके पास, कंपनी के पास कैपिटल पहुंच जाता है। तो जो शेयर्स होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट के होते हैं। 10 रुपीज का कोई शेयर है, 100 रुपीज का कोई शेयर है, तो मेरे लिए 10 रुपीज 100 रुपीज कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आराम से परचेज कर लूँ। एक शेयर दे रहा है वो 100 रुपीज का, मैंने अगर कोई 10 शेयर्स भी अगर खरीदे तो मैंने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया उस कंपनी के अंदर? 1000 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, ओके, सिर्फ 10 शेयर्स में। तो कंपनी को क्या हुआ, कंपनी ने आपको क्या प्रोवाइड किया? बहुत स्मॉल अमाउंट में। और आपने, आप जैसे कोई और होंगे जिन्होंने 100 लिए होंगे शेयर्स, कोई और होगा जिसने थाउजेंड्स लिए होंगे। तो ऐसे हर इंसान छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन करता है ना, तो जब कंपनी के पास कैपिटल इकट्ठी होती है वो काफी ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाती है, वो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है। तो जो हमारी जनरल पब्लिक होती है, जो सेवर होती है, उसकी छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी के पास इसी छोटे छोटे अमाउंट को मिलाकर काफी लार्ज अमाउंट मिल जाता है। और अगर कभी उसको फर्दर और फंड की जरूरत पड़ती है तो थ्रू लोन्स वगैरह भी अपनी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर लेती है। लास्ट वन वो बोल रहे हैं क्या? इफिशियंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इफिशियंट होता है। क्यों होता है इफिशियंट? ऐसा क्या होता है? तो हमने अभी ऊपर क्या देखा, शेयर होल्डर किसको इलेक्ट कर रहे हैं? डायरेक्टर्स को। तो हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि डायरेक्टर्स क्या करते हैं? मैनेज एंड कंट्रोल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, यही करते हैं। तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं ऐसे इफिशिएंट एम्प्लॉयज को जो वर्क करने में अपने बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिस्ट हो, बहुत ज्यादा स्किल्ड हो। इसी वजह से मैनेजमेंट कैसा हो जाता है? इफिशियंट हो जाता है। क्या करते हैं डायरेक्टर्स कि आप, ऑब्वियसली बात है, शेयर होल्डर्स को तो इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं होता। शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, अपना इंटरेस्ट बताया, सब कुछ बता दिया। अब सारी चीजें किसके हाथ में? डायरेक्टर्स के हाथ में, कि वो कैसे उस ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव कर सके। तो इसी वजह से डायरेक्टर्स क्या करते हैं? बहुत हाईली इफिशिएंट वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं, प्रोफेशनलिस्ट को अपॉइंट करते हैं। इसी वजह से वहां का मैनेजमेंट कैसा रहता है? बहुत ज्यादा इफिशियंट रहता है। आई होप आपको तो समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। फीचर्स और मेरिट्स इतने तो सेम ही हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, परपीचुअल एग्जिस्टेंस होता है, इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस होता है, इजिली ग्रो कर जाते हैं वो लोग। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल उनके पास होती है कि ऑब्वियसली बात है, छोटा छोटा अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो उनके पास तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। और इफिशियंट मैनेजमेंट होता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं डीमेरिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले डीमेरिट उन्होंने क्या बताया? कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब क्या? ऑब्वियसली बात है, किसी भी कंपनी को फॉर्म करना। तो फॉर्म करने में, बनाने में, खड़ा करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बिकॉज हमने फीचर्स में भी पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपलसरी होता है। सो इसी वजह से इन्होंने बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत ज्यादा आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फीस वगैरह देनी होती है। तो इसी वजह बहुत ज्यादा एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, अपना सारा नेम देना, डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स, शेयर होल्डर्स के सिग्नेचर्स, अपना कॉमन सील देना। तो बहुत जो भी प्रोसीजर होता है ना, इसका काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेंथी हो जाता है।
ओके, तो ये एक इसका डीमेरिट हुआ बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर वो बोल रहे हैं लैक ऑफ सीक्रेसी, कि क्या होती है कंपनी के अंदर सीक्रेसी नहीं रहती है। क्यों? अभी मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको सारी डिटेल्स वगैरह देनी होती है, तो लैक ऑफ सीक्रेसी, फिर सीक्रेसी कहाँ रहेगी? फिर तो लैक ऑफ सीक्रेसी हो गई ना, कि जो रजिस्ट्रार है उसको आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी कि आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, सब कुछ आपको बताना होगा A to Z, जो भी आपकी पॉलिसीज वगैरह हैं। तो सीक्रेसी तो यहाँ पे रही नहीं, हर इंसान को बताना होगा, रजिस्ट्रार को भी बताना होगा, और जो आप शेयर्स वगैरह इशू कर रहे होगे तो अपने अदर मेंबर शेयर होल्डर्स को भी अपनी सारी चीजें बतानी होगी, या कोई भी आप में इन्वेस्ट कर रहा है आपकी कंपनी में, उनको भी आपको सारी चीजें बतानी होगी, तो कुछ भी सीक्रेसी नहीं रहती है। तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ कि आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हो, ट्रांसपेरेंसी रहती है यहाँ पे हर चीज की। ये कंपनी के लिए नुकसान है कि सीक्रेसी नहीं रहती, बट जनरल पब्लिक जो अदर लोग हैं उनके लिए कि एक तरीके से मेरिट है, कि ऑब्वियसली बात है उनको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, बट कभी कभी कुछ लोग उस सीक्रेट का, उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज भी कर लेते हैं, इसी वजह से बोला गया है लैक ऑफ सीक्रेसी। फिर थर्ड वन बोल रहे हैं कि क्या है, न्यूमरस रेगुलेशंस, कि इन कंपनीज के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, कि अगर आपने कोई भी मिस्टेक्स वगैरह कर दी तो बहुत ज्यादा आपके ऊपर फाइन लगा देंगे, आपकी सैलरी कट कर सकते हैं, आपको इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है, किसी के भी कोई मिस्टेक हुई तो आपको पूरी टीम को उसको लेना पड़ता है, उसको मिस्टेक को अपने ऊपर लेना होगा। तो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई भी इजीली ऐसा नहीं है बहुत आराम से कर ले, अपनी मर्जी से आप आ रहे हो, अपनी मर्जी से आप जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। कोई अगर मिस्टेक हो जाती है तो काफी ज्यादा आपके ऊपर फाइन्स एंड पेनल्टीज लगा दी जाती है। तो इसी वजह से क्या है, एक डिसएडवांटेज है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। फिर बोल रहे हैं डिले इन डिसीजन, डिसीजन लेने में काफी ज्यादा डिले हो जाता है। क्यों डिले हो जाता है? क्योंकि डायरेक्टर जो है वो फौरन डिसीजन नहीं ले सकता। कोई भी पॉलिसी अगर आपको लानी है, कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी आपको कुछ परफॉर्म करना है, कोई भी चीज, तो आपको क्या करना पड़ता है, डायरेक्टर को एक मीटिंग बिठानी पड़ती है, शेयर होल्डर्स की बोर्ड मीटिंग बैठती है, उसमें सारी पॉलिसीज वगैरह क्या होती है डिस्कस की जाती है, और उसमें सारी पॉलिसीज को देखा जाता है, अज्यूम किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि हम ये इस पॉलिसी को लाएं या ये डिसीजन हम लें। तो इस वजह से इन सारे प्रोसेस में ना डिसीजन लेना बहुत डिले हो जाता है। मान लिए कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो अभी आपको फौरन लेना जरूरी है, अगर आपने एट द टाइम नहीं लिया तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए, तो अब ऑब्वियसली बात है, लेकिन आपके पास इतना राइट्स है नहीं कि आप फौरन ले लो, तो इसलिए डिसीजन लेने में काफी ज्यादा डिले हो जाता है, ये इसका डीमेरिट है। फिर बोल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपका इंटरेस्ट कुछ और हो, मेरा इंटरेस्ट कुछ और हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि शेयर होल्डर्स हैं, उनका इंटरेस्ट कुछ और है, उनका इंटरेस्ट है कि भाई क्या हो, कंपनी ग्रो भी करे, प्रॉफिट भी करे, अपनी रेपुटेशंस भी कमाए, है ना। डिबेंचर हैं, डिबेंचर्स जो होते हैं, डिबेंचर्स का क्या इंटरेस्ट होगा कि भाई उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहे, है ना, अच्छे तरीके से। डायरेक्टर्स का क्या वो होगा, अपना इंटरेस्ट के डायरेक्टर्स के चाहेंगे वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, वो ग्रोथ पे भी ध्यान देंगे, अपने एम्प्लॉयज को भी ध्यान देंगे, और जो अदर एम्प्लॉयज होंगे वो अपनी सैलरी पे फोकस करेंगे कि भाई हमको बोनस मिलता रहे, हमारी सैलरी इंक्रीमेंट कर दी जाए, हमको प्रमोट कर दिए। तो हर इंसान का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, अपने अपने इंटरेस्ट है, तो हो सकता है इन सबके इंटरेस्ट में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, शेयर होल्डर्स कुछ और चाह रहे हो, डायरेक्टर कुछ और चाह रहे हो, डिबेंचर कुछ और चाह रहा हो, और एम्प्लॉय कुछ और चाह रहा हो, तो इसी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और कभी कभी इसी वजह से गोल्स भी अचीव नहीं हो पाते एट दैट टाइम। तो ये इससे एक डिमेरिट हुआ। फिर क्या हुआ, ये होता है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। मतलब इस टर्म का मतलब क्या होता है कि देखिए हमने क्या पढ़ा कि कंपनी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी तो होती है, हर इंसान अपने आराम से कर सकता है, बट डेमोक्रेसी ना ऑन पेपर होती है, इन रियल कभी भी कोई डेमोक्रेसी नहीं होती है। अभी मैंने क्या बोला कि जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे सभी ओनर कहलाए जाएंगे, सब लोग ओनर होंगे, शेयर होल्डर्स को ओनर बोला जाता है, बट इन रियल ऐसा नहीं होता है। आप अभी आज किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो तो वो आपको किसी डिसीजन मेकिंग में आपको नहीं बुलाएंगे कि भाई आप आओ हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है। कुछ ही लोग होते हैं, कुछ एक हायर अथॉरिटीज होती हैं, कुछ अपने मान लिए फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के 100 शेयर होल्डर्स हैं, ओके, तो ये नहीं है कि 100 के 100 बैठ के डिसीजंस लेते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ जो होते हैं अराउंड 20 जैसे शेयर होल्डर्स हैं या 50 शेयर होल्डर्स हैं, वो ही अकेले डिसीजंस ले लेते हैं। तो इसी वजह से बोला जाता है कि डेमोक्रेसी पूरी तरीके से नहीं रहती है।
ओलिगार्किक मैनेजमेंट होता है कि सिर्फ दिखाया जाता है, पावर हमेशा कुछ लोगों के हाथ में रहती है, सबके हाथ में नहीं रहती है, सबके हाथ में नहीं दी जाती पावर, कुछ लोग ही सारी चीजों को मैनेज करते हैं। बोला तो यही गया है कि सारे शेयर होल्डर्स के हाथ में है, सब ओनर्स हैं, सब डायरेक्टर डिसीजन लेंगे, बट इन रियल ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि पावर सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में है। इसी वजह से हो सकता है कुछ डिसीजन गलत ले लें वो लोग। फिर लास्ट वन बोल रहे हैं इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, इसका क्या मतलब होता है? कुछ नहीं होता, सिंपली क्या होता है कि आप किसी और अभी हमने क्या देखा था, इंटरेस्ट वगैरह, आप किसी और इंटरेस्ट से काम कर रहे हो, अब एम्प्लॉय किसी और इंटरेस्ट से काम कर रहा है, हर इंसान अपने अपने इंटरेस्ट से काम कर रहा है। तो अब मान लिए क्या होगा कि मैंने किसी एम्प्लॉयज को वगैरह को अपॉइंट किया, उसको हम क्या क्या दे रहे हैं, पर मंथ 10,000 सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, उसको मैनेजर को पर मंथ ही एम्प्लॉय को पर मंथ सैलरी मिल रही है। अब चाहे कंपनी का प्रॉफिट हाई कितना क्यों ना हो जाए, लो कितना क्यों ना हो जाए, उससे उसकी सैलरी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? उसको तो उतनी ही सैलरी दी जाएगी। फिर चाहे कंपनी बहुत बहुत ही ज्यादा क्यों ना हाई प्रॉफिट अर्न कर रही हो, उसको तो इतना रहेगा। तो एम्प्लॉय कभी कभी सोचता है एम्प्लॉय कि भाई मैं कितना ही अपना 100% दे दूं, कुछ दे दूं, कंपनी को प्रॉफिट कर दूं, लेकिन मुझको तो क्या सैलरी उतनी की उतनी ही मिल रही है। कभी कभी चलो बोनस दे देते हैं, बट बोनस है क्या, आपको हर हर वक्त थोड़ी ना मिलता है, हर मंथ थोड़ी ना मिलता है, कभी इवेंचुअली आपको दे दिया, किसी इवेंट पे आपको दे दिया है ना, बट आपकी सैलरी क्या रहेगी, वो तो फिक्स ही रहेगी। तो वो लोग कभी कभी कुछ इम्पर्सनल इन्वायरमेंट से कुछ फील करने लगते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे कोई ऐसा रोल है ही नहीं, हम लोग कितना भी वर्क कर लें, हमको सिर्फ उतना ही प्रॉफिट या उतना ही हमको सैलरी मिलनी है। तो कभी कभी वो लोग डीमोटिवेट फील करने लगते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का कि उनके एम्प्लॉय से उनके जो वर्क कर रहे हैं उसकी सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी ही मिलती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लोग बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो अब आपने ये सब तो पढ़ लिया कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वगैरह ये सब क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं कि कंपनी के टाइप्स कितने होते हैं, है ना, तो कंपनी के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। क्या होता है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन होता है? जो कोई भी एक इंडिविजुअल अपना रन करता है, जैसे कि मैं अगर कोई अपनी कंपनी खोलूं तो वो मेरी कौन सी कंपनी बोली जाएगी? प्राइवेट कंपनी होगी। जो पब्लिक ओन करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी। और 1% कंपनी, इनके नेम से पता चल रहा है कि 1% कंपनी मतलब एक पर्सन उस कंपनी को ओन करता है। पहले ये कंपनी नहीं हुआ करती थी, पहले 2013 कंपनी एक्ट से पहले सिर्फ 2 ही कंपनी हुआ करती थी, पब्लिक एंड प्राइवेट। बट अब कौन सी होती है? अब 2000 कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर 1% कंपनी भी एक न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, गवर्नमेंट ने ये भी एक लाया है। तो हम सबका थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं ओवरऑल कि होता क्या है। तो प्राइवेट कंपनीज के आगे सबसे पहले आपने देखा होगा, सबसे मैंने अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि जैसे कि रिलायंस पीवीटी एलटीडी है ना, तो पीवीटी एलटीडी मतलब क्या होता है? जो लिखा होता है किसी भी कंपनी का नेम और उसके आगे ऐसे पीवीटी एल टी डी, पीवीटी मतलब प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक कंपनी के नेम के आगे क्या लिखा होता है? कुछ नहीं लिखा होता, सिंपली कंपनी का नेम और क्या होता है? बस एलटीडी, एल टी डी, पीवीटी नहीं होता। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है? इसी वजह से ये इनके नेम्स के आगे कुछ चीजें लगती हैं, कुछ टर्म्स। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके आगे पीवीटी एलटीडी लग जाता है, और जो पब्लिक कंपनी होती है उसके बस नेम के आगे एलटीडी मतलब लिमिटेड लिखा होता है। ओके, हम उससे कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि इसके मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं। प्राइवेट कंपनी के मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स। इससे ज्यादा मेंबर्स प्राइवेट कंपनी के अंदर नहीं हो सकते हैं। इस मिनिमम कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 200 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब एक इंसान तो ऑब्वियसली बात है कंपनी नहीं रन करेगा, वरना वो तो 1% कंपनी में आ जाएगा। तो इसी वजह से 2 लोग होना जरूरी है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए उस कंपनी की? मिनिमम कम से कम 1 लाख रुपए होना जरूरी है उस कंपनी की पेड अप कैपिटल। ओके, और उसके बाद फिर क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ऑफर टू सेल। जैसे आपको कोई स्कूल है, अपने स्कूल प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? सारी डिटेल्स दी होती है उससे रिगार्डिंग, कंपनी से रिगार्डिंग कोई भी चीज। अब जैसे आपको स्कूल होता है तो स्कूल प्रोस्पेक्टस देते हैं आपको कि भाई हमारा स्कूल इतना टाइम से है, ये हम ये कोर्स में डील करते हैं, ये हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टी, स्पोर्ट्स वगैरह, ईच एंड एवरी डिटेल, फीस वगैरह हर चीज प्रोस्पेक्टस में होती है।
तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ऑफर टू सेल बोला जाता है उसको, कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई होती है। लेकिन क्या रिस्ट्रिक्शंस है कि प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। इसका मतलब हम क्या समझे कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स वगैरह जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, ऑफर नहीं कर सकती। कुछ सिलेक्टिव कस्टमर्स, कुछ सिलेक्टिव पर्संस होते हैं, सिर्फ वही लोग उस कंपनी के शेयर्स वगैरह ले सकते हैं। ओके, तो प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी। इसी वजह से क्या होता है कि शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, कि इनके शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी से हम पढ़ के आए कि आप ये ट्रांसफर कर सकते हो इजीली, जब दिल चाहे बाय कर लो, जब दिल चाहे सेल कर लो। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते। जिसके पास होते हैं वो एट द टाइम हमेशा के हमेशा वो उन्हीं के पास ही रहते हैं। तो प्राइवेट कंपनी बहुत ही कुछ नहीं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स, पेड अप कैपिटल 1 होती है 1 लाख, एंड उसका प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, मतलब वो ऑफर नहीं कर सकते जनरल पब्लिक को। इसी वजह से इसके शेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, और इनका रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में आपको कराना होता है। न्यू, पहले कौन सा था 1956, बट अब न्यू कंपनीज एक्ट आया है 2013, आपको वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी कंपनी के आगे पीवीटी एलटीडी लिखा हो मतलब कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ओके, अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है उनकी। तो कोई भी पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए 7 लोगों की जरूरत है और लिमिट कोई एक्सीड नहीं होती मैक्सिमम की। ओके, सिंपल है। फिर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कोई भी शेयर्स वगैरह ट्रांसफर करने के लिए। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर्स, कुछ भी बोल दो। जैसे कि प्राइवेट कंपनी में क्या था, रिस्ट्रिक्शंस थी, बट पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इजिली आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन बाय और सेल दी शेयर्स। ओके, थर्ड वन वो बोल रहे हैं, अब क्योंकि आप बाय वगैरह इजीली कर सकते हो तो इसी वजह से प्रोस्पेक्टस भी इश्यू करती हैं पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी ऑफर करती है जनरल पब्लिक को कि भाई आप हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करें, शेयर्स खरीदें, सारी डिटेल्स देती है प्रोस्पेक्टस वगैरह की। तो जनरल पब्लिक कंपनीज क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। ओके, यही सब के अंदर होता है। अच्छा, अब पब्लिक कंपनी के अंदर ना 2 टाइप्स की चीजें आ गई। 2 टाइप्स होता है कि लिमिट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या मतलब होता है, पब्लिक कंपनी में ही होता है। तो लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स मेंबर्स को ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बता देती है कि इफ कोई अगर लॉस हुआ इन फ्यूचर तो आपको इतना लॉस बेयर करना ही पड़ेगा। गारंटी देती है कि लायबिलिटी आपको इतनी बेयर करनी ही करनी पड़ेगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनीज का सब कुछ दिया हुआ होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, आपकी पॉलिसीज वगैरह, किसके क्या राइट्स हैं क्या है, सब कुछ दिया हुआ होता है। तो अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे आपको पहले से बता दी जाता है कि अगर कोई लॉस हुआ, वाइंडिंग अप हुआ, कंपनी बंद हुई तो आपको इतना लॉस बेयर करना पड़ेगा। इसी वजह से क्या बोला गया, लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी ले रखी होती है। अब लिमिटेड बाय शेयर, कि शेयर्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज वगैरह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बता दी जाती है कि भाई आपकी लायबिलिटीज इतनी इतनी है। ओके, कुछ नहीं होता, सिंपली यहाँ पे आपका क्या बताया जाता है, गारंटी ले लेते हैं हम किसी मेंबर से कि भाई आपको अगर हमें कुछ लॉस हुआ तो आपको इतना बेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम अपने शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी बता देते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी होती है क्योंकि ये हम बता देते हैं कि भाई आपको इतनी लायबिलिटीज बेयर करनी पड़ेगी। ओके, लास्ट वन कौन हुआ, 1 पर्सन कंपनी। नाम से पता चल रहा है तो इसी वजह से मिनिमम और मैक्सिमम 1 पर्सन ही होता है, इसको एक ही इंसान रन करता है। ओके, और क्या होता है, और वो इंसान क्या होना चाहिए, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। उस इंसान का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, तभी वो 1 पर्सन कंपनी रन कर सकता है। कोई बाहर का इंसान आके नहीं रन कर सकता 1 पर्सन कंपनी। ये अंडर द कंपनीज एक्ट कंपनी ने बताया गया है। ओके, और उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है, 50 लाख। 50 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, वरना वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। और उसका एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ होना चाहिए। 2 करोड़ आपका क्या होना चाहिए, एवरेज टर्नओवर। और कितने ईयर्स का एवरेज टर्नओवर, ईयर्स में निकलता है ना, 5 ईयर्स का एवरेज टर्नओवर कितना होना चाहिए, 3 करोड़। इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो 1 पर्सन कंपनी नहीं रहेगी। ऑब्वियसली बात, अगर आप इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो फिर आपको प्राइवेट कंपनी में उसको
कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो सिंपली कुछ नहीं होता, मिनिमम मेंबर्स 1 होते हैं, इसमें इंडियन सिटीजन होना जरूरी है उसका, और पेड अप कैपिटल 50 लाख होती है, और एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ होता है 5 इयर्स का। ओके, तो आई होप आपको तो समझ में आया होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी चीज हो, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की। आगे फर्दर इस चैप्टर को और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो प्लीज आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।